हेलो बच्चों। बच्चों, हमने पिछली क्लास में आपको बताए थे कुलाम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल। आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, कुलाम्स लॉ के बढ़िया वाले न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आपको कुलाम्स लॉ का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो न्यूमेरिकल लिया जा रहा है, उस न्यूमेरिकल को अगर हम देखें तो ये सवाल कहना क्या चाह रहा है, मैं इसको क्लियर समझा देता हूं कि हमारे पास एक जैसे चार्ज दो स्फेयर हैं, सेम लेंथ के धागों से बांधा और एक ही पॉइंट से सस्पेंड कर दिया। तो बच्चों, कॉमन सेंस वाली बात है, दोनों पर क्या होगा, एक जैसा चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिपेल करेंगे। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर, मीन्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों धागे दोनों धागे एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है। या दोनों धागों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब कहा जाता है, जब इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी बच्चों दे रखी है 800 kg पर मीटर क्यूब, उसके अंदर पूरे सिस्टम को ले गए, पूरे अरेंजमेंट को ले गए, तो पता चला कि उस लिक्विड में ले जाने के बाद में भी इन स्ट्रिंग के बीच में, धागों के बीच में एंगल पहले जैसा है। तो पहले कितना आया था, 30 डिग्री। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि इस लिक्विड का बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, जबकि आपको कह रहा है कि जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फेयर इज गिवन 1600 kg पर मीटर क्यूब। बच्चों, ये न्यूमेरिकल में हम क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पिछला जो सेशन था हमारे पास, जो लेक्चर नंबर 3 था, उसमें लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल डिस्कस किया था वो इसी तरह का था। बस वहां पर क्या था, हमने फ्री स्पेस की बात कर रहे थे, और जो एंगल आया था, मतलब कोई भी धागा अगर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी आएगा। अगर दोनों स्फेयर के मास सेम होंगे तो दोनों धागे वर्टिकल के साथ एक जैसा एंगल बनाएंगे। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, और फिर दूसरा हमारा पास आएगा मीडियम वाला कंसेप्ट। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला केस वन क्या कह रहा है, सिचुएशन वन, जब दोनों स्फेयर, पूरा होल अरेंजमेंट की बात कर सकते हैं, ये पूरा अरेंजमेंट अगर फ्री स्पेस में, तब का हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अभी बनाते हैं फटाफट से। तो देखो, एक धागा बच्चों ये हो गया, एक धागा ये हो गया। ठीक है। और क्योंकि दोनों के मास सेम है तो समझने की जरूरत है बच्चों, दोनों धागे वर्टिकल के साथ एक जैसा एंगल बनाएंगे। ठीक है। और ये हो गया बच्चों पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, हो गया जहां से लटकाया है। ठीक है। ये एंगल अगर थीटा होगा तो समझने की जरूरत है ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि दोनों स्फेयर के मास एक जैसे हैं। ठीक है, आइडेंटिकल स्फेयर है। अब यहां पर सवाल को देखो तो यहां पे 2 थीटा की वैल्यू बच्चों 30 डिग्री है। 2 थीटा की वैल्यू, तो क्या लिखा है, स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर। तो 2 थीटा कितना होगा, 30 डिग्री। तो थीटा कितना होगा, 15 डिग्री। पहले केस में और दूसरे केस में थीटा एक जैसा आ रहा है। ठीक है। पहला केस कौन सा, जब होल अरेंजमेंट किस में, फ्री स्पेस है। और दूसरा केस क्या, जब लिक्विड में मर्ज कर दिया। तो देखो, चलो ये मैंने पेयर बना दिए, क्योंकि ये हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि इनका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बच्चों, तो इधर टेंशन एक्ट कर रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा होगा बच्चों। इसके कारण इस स्फेयर पर राइट हैंड साइड में लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बच्चों tan थीटा जो आया था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आया था फोर्स डिवाइडेड बाय mg, जहां पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है। सॉरी, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है। अब पूरे सिस्टम को बच्चों एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया, तो जब लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो होगा क्या, टेंशन तो होगा ही। ठीक है। वो अलग बात है, टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, रिपल्शन वाला फोर्स होगा। बस होगा क्या, जब पूरे होल अरेंजमेंट को लिक्विड में आप डाल दोगे तो वहां पे जो फोर्स होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और वो होगा फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। जब एप्सिलॉन आर क्या होगा, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। mg तो एक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन बच्चों वहां पर लिक्विड का एक बॉइंट फोर्स, ठीक है, लिक्विड के कारण बॉइंट फोर्स भी एक्ट करेगा, और बॉइंट फोर्स की डायरेक्शन होगी वर्टिकली अपवार्ड। तो उसको हम सॉल्व करते हैं और हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। चलो अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, एक मिनट।
ठीक है, तो बच्चों देखो, एक मिनट इसकी स्लाइड, हाँ, तो देखो, तो केस सेकंड है, केस सेकंड में क्या हो रहा है, पूरे अरेंजमेंट को लिक्विड में इमर्ज कर दिया। ठीक है, पूरे अरेंजमेंट को लिक्विड में इमर्ज करते हैं, तो देखो बना देते हैं डायग्राम। ये हमारे पास धागा हो गया, ये भी हमारे पास धागा हो गया। ठीक है, और ये मैंने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा है, तो बच्चों ये तो बन गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लिक्विड के अंदर, ये हमारे पास स्फेयर हो गया। ठीक है, चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है। अब इस सिचुएशन के लिए भी क्या कहा जा रहा है, एंगल एक जैसा आ रहा है, जितना एंगल फ्री स्पेस में है उतना एंगल इस लिक्विड के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये लिक्विड के अंदर डायग्राम बना रहे हैं। चलो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल क्या होगा बच्चों, एफ अपॉन एम जी होगा। तो टेंशन तो बच्चों इधर एक्ट कर रहा होगा, एम जी इधर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, मास हमने एम एज्यूम किया है, इसके कारण इस पर जो फोर्स आएगा बच्चों वो आएगा एफ डैश। ठीक है, और उस फोर्स को चलो एफ डैश लिख देते हैं, फोर्स इन मीडियम। लेकिन एक और फोर्स लगेगा, क्योंकि पूरा अरेंजमेंट बच्चों किसमें, लिक्विड में है, तो लिक्विड के कारण इस स्फीयर पर अपवार्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलते हैं बॉइंट फोर्स। ठीक है, जिसको अगर देखा जाए राइट हैंड साइड में बच्चों एक्ट कर रहा है एफ डैश, इधर एक्ट कर रहा है टेंशन टी डैश, और एम जी माइनस बॉइंट फोर्स, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी माइनस बॉइंट फोर्स, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, कंपोनेंट से भी आप निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट ले सकता हूं। तो बच्चों यहां पर टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, तो उस सिचुएशन में आ रहा है फोर्स अपॉन एम जी। ठीक है, तो यहां पर आएगा फोर्स एफ डैश और नीचे आएगा एम जी माइनस बॉइंट फोर्स। ठीक है, इसको कंपोनेंट से भी आप निकाल के प्रूव कर सकते हो, टेन थीटा ये वाला फॉर्मूला, और नहीं तो आप लैमी थ्योरम से भी कर सकते हो। तो बच्चों ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, लेकिन मुझे निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे लिख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो देखो लिक्विड में जो फोर्स आएगा, कूलाम फोर्स आएगा, वो वैक्यूम फोर्स, वैक्यूम में जो फोर्स आएगा उसमें डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन आर से। तो ये तो आ गया मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। बॉइंट फोर्स की बात करें तो बच्चों पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला, पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक मिनट, तो बच्चों बॉइंट फोर्स की बात करते हैं। तो देखो बच्चों बॉइंट फोर्स क्या होता है, पॉइंट फोर्स होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड, सॉरी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, सॉलिड ने लिक्विड का कितना वॉल्यूम हटाया, डिस्प्लेस किया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय जी। समझने की जरूरत है, सॉलिड स्फेयर है, कुछ ना बोला जाए तो हम सॉलिड स्फेयर मानेंगे, और सॉलिड स्फेयर लिक्विड के अंदर जब जाएगा तो ये उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा जितना इसका खुद का वॉल्यूम है। ये आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय जी। अच्छा, सॉलिड स्फेयर मानेंगे तो यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम क्या लिखते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये आएगा मास ऑफ स्फेयर और नीचे आएगा डेंसिटी ऑफ स्फेयर, एस मान लो, एस माने सॉलिड बोल सकते हैं। ये बच्चों हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया मल्टीप्लाई बाय जी हो गया। तो मैंने क्या किया, बॉइंट फोर्स का एक एक्सप्रेशन निकाल के आपको बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 को लेकर आ रहे हैं, क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू, बच्चों एफ डैश की वैल्यू रख रहे हैं यहां पे, और वो आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, और ये आ रहा था एम जी माइनस बॉइंट फोर्स, और बच्चों बॉइंट फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, देखो एम जी मैंने एक साथ लिख दिया, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया और डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गया। ये रिलेशन नंबर 3 हो गया। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1,
टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ अपॉन एम जी। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वलाइज कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो देखो 1 और 3 को इक्वल कर दो, या ऐसा बोल दो वहां से टेन थीटा की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। नहीं तो आप देख भी सकते हो कैंसिल आउट हो रहा है यहां से एफ अपॉन एम जी से, तो लिख देता हूं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर 3 इक्वेशन में टेन थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दो एफ अपॉन एम जी। ठीक है बच्चों, ये क्या बन रहा है, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर चल ही रहा है हमारे पास, डिवाइडेड बाय बच्चों एम जी कॉमन आएगा देखो नीचे वाले में, ठीक है डिनोमिनेटर में। तो आरएचएस में डिनोमिनेटर में एम जी कॉमन ले लो, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है देखो एफ अपॉन एम जी से एफ अपॉन एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से बच्चों जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिल रही है अगली स्लाइड में लिख देते हैं। तो बच्चों जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ रहा है, तो फॉर्मूला जो आ रहा है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये आप रट सकते हो फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है अब लिक्विड की डेंसिटी बच्चों कितनी दी है, ऐसा यूनिट में 800 दी है, और जो स्फेयर है उसकी डेंसिटी दी है 1600। देख लो एक बार गलती तो नहीं होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो एप्सिलॉन आर हो गया हमारे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इधर ले जाऊंगा तो देखो गलत कर दिया, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन आर है। अच्छा ये 1 अपॉन एप्सिलॉन आर है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू तो बच्चों जो मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिक्विड की डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब है, सॉलिड यानी स्फेयर की डेंसिटी 1600 हो गया। ठीक है ये बनेगा बच्चों 800 डिवाइडेड बाय 1600, 1/2। 1 में से 1/2 गए तो कितना होगा, 1/2। तो ये है बच्चों 1 अपॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू। सो एप्सिलॉन आर मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा लिक्विड का, उसकी वैल्यू बच्चों 2 आएगी। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। तो ये हमारे पास एक अलग तरह का न्यूमेरिकल आ गया। पिछली क्लास में आखिरी का जो न्यूमेरिकल किया था उसकी मदद लेकर हमने टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है अब ऐसे ही जब हमने इस सॉलिड स्फीयर को, देखो जब 11th फिजिक्स हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमको पढ़ाया जाता है बॉइंट फोर्स, और वहां पर जी इफेक्टिव बताया जाता है। जी इफेक्टिव मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एम जी इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा बच्चों बॉइंट फोर्स। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा जी इफेक्टिव निकालने का तरीका होगा एम जी माइनस बॉइंट फोर्स अपॉन बॉइंट फोर्स, सॉरी अपॉन मास हो गया। ठीक है ये मास हो गया। इससे भी आप जी इफेक्टिव निकाल लो, और एम जी की जगह डायरेक्ट जो टेन थीटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एम जी आ रहा है, वहां पर आप लिखेंगे एम जी इफेक्टिव। ठीक है और जी इफेक्टिव का फॉर्मूला जो बनेगा बच्चों वो बनेगा 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी। ठीक है ये बॉइंट फोर्स में बताते हैं, लेकिन अगर आप मान लो अगर आप भूल गए तो सिंपल सा तरीका है, प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमने एम जी बताया वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, बॉइंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रहा है, और टेंशन भी आ रहा है। ठीक है फिर उसको प्रॉपर वे में आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए जो बॉइंट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है। बॉइंट फोर्स हमेशा जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसके वेट के इक्वल होता है। ठीक है और उसका हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, वॉल्यूम डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ठीक है चलो आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। ठीक है ये तो गलत हो गया था, इसको हटा देते हैं। ठीक है नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे मल्टीपल चार्ज के कारण किसी एक चार्ज पे फोर्स कैसे निकालें। तो बच्चों आपको बता दिया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसका बेसिक कंसेप्ट ये था कूलाम फोर्स होता है, टू बॉडी इंटरेक्शन बोल सकते हैं, पेयर इंटरेक्शन बोल सकते हैं। उसी वजह से बताया था अगर किसी भी चार्ज पर
या Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स आएगा, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है या Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है, उसका तीसरे चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे मल्टीपल चार्ज सिस्टम में। जैसे ये देखो मल्टीपल चार्ज सिस्टम जैसा ही दिख रहा है, सवाल क्या कह रहा है, तीन एक जैसे चार्ज है Q Q Q आर प्लेस्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड ए। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। अब किसी पे निकालना है क्योंकि तीनों एक जैसे, तो बच्चों किसी एक पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। चलो पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं। तो बच्चों ये बना दिया ट्राइंगल। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट मीन ये लेंथ ए हो गई, ये लेंथ भी ए है, ये लेंथ भी ए है। और सवाल प्रॉब्लम क्या है, ये बता रहा है हर वर्टेक्स ऑन ईच वर्टेक्स एक जैसे चार्ज क्यू क्यू ये रखें। अब बोल रहा है फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। बच्चों हमें किसी भी चार्ज पर फोर्स फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सिस्टम में कितने लोग हैं, तीन चार्ज पार्टिकल है, तो किसी एक चार्ज पर जो फोर्स आएगा वो दो लोग कारण आएगा, दो चार्ज कारण आएगा, तो दोनों क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलो ऐसा करते हैं, पहले वर्टेक्स को नाम देते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलो इस वर्टेक्स को नंबर 1 बोल दो, इस वर्टेक्स को नंबर 2 बोल दो, इसको नाम देने की जरूरत नहीं है। सपोज हमारा मकसद है इस पर फोर्स निकालना, तो ध्यान से देखना इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, नंबर 1 वर्टेक्स पे जो चार्ज पड़ा है वो भी अप्लाई करेगा, नंबर 2 वर्टेक्स पे जो चार्ज पड़ा है वो भी अप्लाई करेगा। ठीक है, तो देखो फोर्स मेंशन करते हैं। तो देखो नंबर 1 वर्टेक्स पर जो चार्ज पड़ा है बच्चों, वो क्या करेगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों बच्चों क्या है, सिमिलर चार्ज, दोनों हमारे पास क्या है, सिमिलर चार्ज। तो एक बार रुक जाओ। तो देखो इसके कारण, सुनना ध्यान से देखना, नंबर 1 वर्टेक्स के कारण इस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा रिपल्शन वाला, क्योंकि हमने बताया था कूलाम फोर्स क्या होता है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। इसके कारण इस चार्ज पे जो फोर्स होगा इसी लाइन के अलोंग आएगा, लेकिन अवे फ्रॉम नंबर 1 वर्टेक्स। बड़ा आसान सा। तो देखो बच्चों ये बन गया हमारे पास। ठीक है, और इसके कारण तो देखो नंबर 2 वर्टेक्स पे जो चार्ज पड़ा है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इसके कारण इस पर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो चलो इसके कारण फोर्स है उसको मैंने नाम दे दिया फोर्स वेक्टर F1, और इसके कारण जो लगेगा इस फोर्स को नाम दे दिया F2। दे सकते हैं? ठीक है। अच्छा ये एंगल बच्चों 60 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। समझने की जरूरत है। पहली बात समझ में आनी चाहिए, इस स्पेशल सवाल में यहां पर फोर्स F1 और F2 मैग्नीट्यूड में सेम है। देखो आप देख लो, पेयर एक जैसे, पेयर एक जैसे, और इन पेयर के लिए जो सेपरेशन है वो एक जैसा है। मींस बच्चों ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, और कूलाम फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आ गया। चलो थोड़ी देर के लिए इसको छोटा नाम देते हैं F, बार बार इतना बड़ा क्यों लिखेंगे। ठीक है, और आपको करना क्या है, नेट फोर्स अगर आपको निकालना है ये वाले चार्ज पर, तो दोनों फोर्स का क्या करेंगे बच्चों, वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, अब दो वेक्टर, उनका वेक्टर सम कैसे करते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा से करते हैं। यहां पे थीटा बच्चों कितना है, 60 डिग्री है, तो √a² + b² + 2ab cos थीटा से भी आप कर सकते हो। लेकिन हमको पता होना चाहिए बच्चों, ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, और जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, तो बच्चों रिजल्टेंट जो आता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स होता है। यानी हमारे पास डायरेक्ट अगर मैं बोलूं तो नेट फोर्स जो आएगा बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा √3, और क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो ये F आएगा, और ये हो जाएगा नेट फोर्स जो बन रहा है हमारे पास √3, और F की वैल्यू जो है वो है KQ² अपॉन a²। क्लियर है बच्चों? तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि भैया दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर है, 60 डिग्री पर है, तो √3F हो गया। ठीक है,
और ये भी आपको याद होना चाहिए, अगर दो वेक्टर है जिनके मैग्नीट्यूड एक जैसे, मान लो कैपिटल ए, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो जो उनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है 2a cos थीटा बाई 2, उससे भी आप कर सकते हो। भूल गए? भूल गए तो कोई समस्या नहीं है। अपने को हमेशा बेसिक फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी एफ है, दूसरे का मैग्नीट्यूड एफ है, 2ab, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे एफ स्क्वायर आएगा, और बच्चों ये बनेगा cos 60 डिग्री। पता है cos 60 की वैल्यू सबको पता है 1/2, तो वो 1/2 को कैंसिल आउट करेगा, तो देखो क्या आ रहा है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स एफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा √3f। क्लियर है बच्चों? समझ में आता है? चलो बात डायरेक्शन की भी कर लेते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हमें कोई tan अल्फा tan बीटा की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक सिमेट्रिसिटी नजर आ रही है। और आप देखो इन दोनों वेक्टर का टेल से, यानी फोर्स F1 फोर्स F2 का टेल से टेल कोइंसाइड हो रहा है। तो अगर मेरे को ज्योमेट्रिकली इन दोनों का रिजल्टेंट दिखाना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, पैरेललोग्राम अप्लाई कर दूंगा, यानी एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे। इन दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से बच्चों जो वेक्टर आएगा ना, वो बनेगा इन दोनों का रिजल्टेंट, और ये बनेगा बच्चों नेट फोर्स, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास √3k² और हमको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को क्या करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो बच्चों ये आएगा 30 डिग्री। चलो डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है। तो बच्चों यहां पर क्या है, कुलाम्स लॉ तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो वेक्टर मैथमेटिक्स है, वेक्टर एडिशन है, उसका कंसेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको वेक्टर की कैलकुलेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए, आगे जाके कंपोनेंट मेथड भी आने चाहिए, जो मैं पिछले क्लास में बता चुका कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो चलो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर एक बढ़िया न्यूमेरिकल, जिसमें एक स्पेशल केस अप्लाई कर दिया, सेम मैग्नीट्यूड हो गया, 60 डिग्री हो गया, √3 टाइम्स आंसर आ गया। चलो आइए देखते हैं अगली कहानी क्या है। देखो अगला एग्जाम्पल आप देखो, 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल, ठीक है। तो इसने दुनिया भर की कहानी बोल दी है, और मैं आपको बताता हूं कह क्या रहा है। ये कहना चाह रहा है कि 3 एक जैसे चार्ज पार्टिकल है बच्चों, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। उसके हर वर्टेक्स पर रखे स्मॉल q, ये रखा है यहां पे, यहां रखा है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। यानी इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, उस पर हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो बच्चों यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये है मेरे पास चार्ज कैपिटल Q, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये ए ए ए। तो देखो इस चार्ज पर जो सेंटर पे चार्ज रखा है कैपिटल Q, तो बच्चों इस पे 3 तरह के फोर्स आएंगे। ऊपर वाला चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा, ये भी अप्लाई करेगा, ये भी अप्लाई करेगा, तीनों का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो बच्चों तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। पहले बात, छोटी छोटी चीजें देखो ध्यान से। देखो इस Q के कारण कैपिटल Q पे जो भी फोर्स आएगा, उसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, वही मैग्नीट्यूड इसके कारण आएगा, वही मैग्नीट्यूड इसके कारण आएगा, क्योंकि आप देखो पेयर एक जैसे, Q कैपिटल Q, Q कैपिटल Q, Q कैपिटल Q, और सेंटर की किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। उसको कैलकुलेट करेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी। पहले हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं। इसका मतलब इस कैपिटल Q पर जो 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहे हैं बच्चों, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। बस हम देखते हैं कि डायरेक्शन किस तरह से आ रही है। चलो देखते हैं। देखो देखो इसके कारण, यहां से शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड। इसके कारण इस पर जो फोर्स आएगा बच्चों, वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा ऐसे, ठीक है। इसके कारण इस पर जो फोर्स आएगा वो आपको डायग्राम में नीचे की ओर नजर आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं। इसके रिपेल करेंगे ना, ये क्या करेगा, ये वाले ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब है इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है बच्चों। और ये फोर्स को अगर आप देखो तो इन
तीनों फोर्स के मैग्नीट्यूड बच्चों सेम है। तो मैं एक बार डायग्राम क्लियर कर देता हूं ऐसे, ये देखो, तो देखो अभी हम देखें तो ज्यादा कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, तीनों फोर्स बच्चों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, जो भी वैल्यू आएगी हम चेक कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या खास बात आ रही है। तो देखो ये बच्चों तीन वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है और कोप्लेनर है, ठीक है। लेकिन अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो मुझे या तो कंपोनेंट सॉल्व करना होगा या एक छोटे से तरीके से। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों वेक्टर के बीच में ये वाला जो एंगल होगा बच्चों, ये आएगा हमारे पास 120। कितना आएगा बच्चों? 120 आएगा। आप देख सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास, ठीक है। यहां से जो फोर्स जा रहा है, देखो ये एंगल 60 होगा, इसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा? 180 सम होना चाहिए इनका, तो ये बनेगा 120, ठीक है। ये बन रहा है क्वाड्रिलेटर बन रहा है बच्चों, ये 90 बनेगा, ये 90, तो 120। सेम पैटर्न पे ये भी 120, सिमिलर पैटर्न पे ये भी बच्चों 120 होगा। और हमने पढ़ा है अगर तीन वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं, किसी भी पॉइंट पर इस तरह से एक्ट कर रहे हैं सेम प्लेन में, कि कोई से भी दो लगातार वेक्टर के बीच का एंगल एक जैसा, तो यहाँ रहा 120 120, तो इनका रिजल्टेंट बच्चों 0 होगा। यानी इस केस में सेंटर पे आप कोई भी चार्ज रख दो, बस वर्टेक्स पर एक जैसे चार्ज होने चाहिए, तो सेंटर पे कोई भी चार्ज रखोगे उस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। कंपोनेंट्स भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बड़ा खेल नहीं है, आप कंपोनेंट निकालो, उससे इजी आंसर आ जाता है। लेकिन एक शॉर्टकट था जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट निकालो, उससे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अगला एग्जाम्पल। देखो बच्चों ये भी क्या है, सुपर पोजिशन पर बेस्ड सवाल हो सकता है, पढ़ के देखना पड़ेगा है क्या ये। देखो दो एक जैसे, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फेयर ए एंड बी। आइडेंटिकल का मतलब है दोनों के मास सेम हो गए, दोनों के रेडियस सेम हो गई, ठीक है। और इक्वली चार्ज का मतलब है दोनों पर एक जैसा चार्ज है। रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ, तो देखो फोर्स जो दे रखा है कि किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हैं और दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फेयर C is touched to B and then placed at the midpoint between these places। तो ये बोल रहा है कि अब हमें एक और सेम रेडियस का स्फेयर लेके आया C, ठीक है, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, और उसको हमने क्या किया? B से टच कराया। उसको टच कराने के बाद में A और B के मिड पॉइंट पर रख दिया। अब ये बोल रहा है C पर नेट फोर्स क्या होगा। तो देखो बच्चों देखते हैं, बड़ी आसान सी कहानी। चलो दोनों स्फेयर बना देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये स्फेयर ए हो गया, ये स्फेयर बी हो गया। मान लो बच्चों इनके बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आर ले लेते हैं, ठीक है। और अब दोनों पे एक जैसा चार्ज है, तो इस पे क्यू मान लिया, तो इस पे भी क्यू होगा, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, तो यहां पर है स्फेयर, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर बड़े ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, तो डायरेक्ट आप कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें स्पेशल कहानी आएगी स्फेयर के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। तो फोर्स इनके बीच में बच्चों जो आएगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। बट कहानी क्या कह रही है, इस कंडीशन में ए और बी अगर आर डिस्टेंस पर रखे हैं, तो आर बताया नहीं हमने, आर एज्यूम कर लिया। इस फोर्स को न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी बच्चों? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो ये दे रखा है आपको, यानी 2 × 10⁻⁵ को एफ बोल दो थोड़ी देर के लिए। अब जो कहानी बोल रहा है ना वो अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। देखो वो अप्लाई करते हैं। देखो जो ये कहानी दे रहा है उस कहानी को क्या कह रहा है, अब एक सी लेके आते हैं, टच कराते हैं। चलो अब टच कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, पहले समझो। हमने आपको बताया था चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो जैसे इस स्फेयर सी को स्फेयर बी के साथ में कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा,
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, कंडक्शन होगा, ठीक है। और आपको पहले ही बता चुका हूं, बहुत पहले, पहला जो लेक्चर था, कि अगर दोनों स्फीयर सेम रेडियस के होंगे तो दोनों पर टोटल चार्ज का हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं हम, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास क्या था बच्चों, बी स्फीयर था जिस पर क्यू चार्ज था। अब इसी रेडियस का अनचार्ज स्फीयर सी लेके आए, तो जैसे आप कनेक्ट कर दोगे बच्चों, तो होगा क्या, इनके बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टोटल चार्ज कितना है सिस्टम के पास, क्यू है, और दोनों की रेडियस सेम है। तो आपको बताया था, अगर दोनों की रेडियस सेम होगी तो टोटल चार्ज का बराबर बराबर बंटवारा कर दो, इक्वली डिवाइड कर दो। तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू, यानी बी पर आ जाने वाला है Q/2 और सी पर आने वाला है Q/2। अब जो सिचुएशन है वो अप्लाई करनी है। ये कहानी तो कर दी, अब ये बोला ए और बी की जो पोजीशन थी, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस आर थी, मिड पोजीशन पर रखा है, ठीक है। यहां पर हम मान के चल रहे हैं आर, डिस्टेंस आर के कंपैरिजन में, या डिस्टेंस आर के सामने जो स्फीयर ए बी सी, इनके साइज नेग्लिजिबल है, पॉइंट साइज है। तो मिड पॉइंट पर मैंने सी रख दिया बच्चों। इसका मतलब ये सेपरेशन बच्चों हो गया R/2, ए और सी के बीच का डिस्टेंस। सी और बी के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो गया, R/2, मिड पॉइंट पर रखा है ना। अब मुझे निकालना है सी पर फोर्स, तो चलो पहले इनके चार्ज मेंशन कर दे। ए के चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ा हुआ था अकेला। बी पर चार्ज कितना हो गया, Q/2, और सी पर चार्ज है Q/2, ठीक है। अब देखो सी पर, अब अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते, देखो सी पर दो लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। एक तो ए के कारण होगा, तो ए क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ए अगर सी को बच्चों रिपेल करेगा तो सी पर फोर्स लगेगा राइट हैंड साइड। बच्चों सी पर किधर फोर्स लगेगा, राइट हैंड साइड। तो देखो सी पर फोर्स आ गया राइट हैंड साइड। ये देखो, ये ए के कारण है तो एफ ए लिख दिया। अब बी के कारण सी पर फोर्स, क्योंकि सी और बी पर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, रिपेल करेगा। तो बी सी को रिपेल करेगा, मींस बी सी को धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। धक्का का मतलब है बी के कारण सी पर जो फोर्स आएगा बच्चों, वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और इसको लिख दिया एफ बी। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चलो इनका मैग्नीट्यूड भी लिख देते हैं फटाफट से, ठीक है। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड अगर लिखूं, ए के कारण बच्चों सी पर जो फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के। ए का चार्ज कितना, क्यू, सी पर चार्ज कितना, Q/2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो बच्चों ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R/2। R/2 का स्क्वायर कर दो। क्या कर दिया हमने, R/2 का स्क्वायर कर दिया। तो देखो KQ² हो गया ये, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। R/2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों R² आएगा, और रीअरेंज करेंगे तो 4 ऊपर वाले हिस्से में जाएगा, नीचे R² आएगा। तो बच्चों ये बनेगा 2KQ² अगर आप प्रीवियस स्लाइड पर अगर आप देखो, KQ² को बच्चों हमने F नाम दे दिया। हालांकि सवाल वाले ने 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन दिया, वो बाद में देखेंगे। इस KQ² को हमने छोटा नाम दे दिया F, ठीक है, उसको अप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों KQ² अगर F के इक्वल है तो फोर्स FA का जो मैग्नीट्यूड आएगा 2F के इक्वल आएगा, और इसकी डायरेक्शन है राइट हैंड साइड, ठीक है। नाउ अब देखो B का मैग्नीट्यूड, सॉरी FB का मैग्नीट्यूड। तो B के कारण C पर फोर्स, तो K आएगा Q1 Q2। बच्चों डिस्टेंस कितनी है, R/2, तो ये आ जाएगा R/2 का स्क्वायर। ध्यान से आप देखो, ऊपर आ रहा है 1/4, नीचे 1/4, बर्बाद हो गए। ये बनेगा KQ² और इसको नाम दे दिया F। आप देखो ध्यान से, सॉल्व तो अभी कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखो, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, A-B, अगर A का मैग्नीट्यूड बड़ा है, मींस बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर। तो देखो यहां देखो, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, है कि नहीं है। तो इसी स्लाइड पे कर देते हैं, ठीक है, ऊपर कर देते हैं, यहां ले लेते हैं। तो देखो नेट फोर्स जब आप लिखते हो, क्योंकि वेक्टर है फोर्स,
तो जो नेट फोर्स आएगा ऑन सी वो आएगा फोर्स एफ ए, फोर्स एफ बी, दोनों का वेक्टर सम। चाहो तो आई कैप माइनस आई कैप से कर लो, लेकिन जरूरत नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखो, दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर मैग्नीट्यूड में। तो देखो मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, एफ ए का, बी का छोटा है, तो ये आएगा एफ ए माइनस एफ बी, और ये आ जाएगा 2f माइनस एफ। देखो एफ ए किसके इक्वल है, 2f के इक्वल है, एफ बी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो बच्चों यहां पर क्लियर समझ में आ रहा है, नेट फोर्स जो आएगा एफ के इक्वल आएगा बच्चों, और एफ की वैल्यू हमने जो हमें सवाल ने एग्जाम्पल में सवाल वाले ने जो दी है 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, यानी सी पर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। डायरेक्शन बता सकते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। यहां पर दोनों वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है, बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में। तो बच्चों बड़ा वेक्टर क्या है, देखो बड़ा वेक्टर कौन है, देखो बड़ा वेक्टर एफ ए है। तो एफ ए की डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो जब देते जब डायग्राम दिया होता, क्योंकि हो सकता है मैं ए को राइट हैंड साइड लिख दूं, बना दूं बी को लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर आप देखो सी पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो एफ ए की डायरेक्शन में आएगा, वो जा रहा है बी की तरफ। तो आप इसको सही तरीके से बता सकते हो कि यहां पर बच्चों जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी टुवार्ड्स बी। क्लियर है बच्चों, समझ में आती है, ठीक है। तो बच्चों ये थे कुलाम्स लॉ के कुछ अच्छे वाले न्यूमेरिकल, बढ़िया वाले न्यूमेरिकल। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, काफी मजा आएंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।